नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टाफ के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएस मेंस में जो हिंदी आती है, हिंदी भाषा आती है, उसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है हिंदी में। तो वो सारी की सारी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आपको पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी की सारी चर्चा आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं आरंभ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि जो पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में से कितने कितने अंकों के प्रश्न थे, किस भाग को कहां पर सम्मिलित किया गया, ये सारी सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को आरंभ करते हैं और जो पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र थे उनको मैं यहां पर आपको बताऊंगा भी, जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलें करते हैं आरंभ। तो सर्वप्रथम देखें, यहां पर यह विश्लेषण, जो 5 वर्षों का विश्लेषण हुआ था, कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया था, इन विषयों को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने अंक भी बताए हैं, किस विषय को कितने अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जहां से ज्यादा अंक पूछे गए, हो सकता है कि वो विषय आपका कमजोर हो, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखें, सर्वप्रथम यहां पर आपको मुहावरे पूछे गए थे। मुहावरे पूछे जाते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी ही जाती हैं। जितने 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनमें मुहावरे और लोकोक्तियां हमेशा पूछी ही गई हैं। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियां कितने, 2018 में 5 नंबर के आपको मुहावरे और लोकोक्तियां जो वो मिक्स आती हैं। ठीक है, मुहावरे भी होते हैं, कुछ लोकोक्तियां भी, कई बार पूरे 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 मुहावरे भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार लोकोक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, परंतु ज्यादातर मुहावरे और लोकोक्तियां इकट्ठी ही पूछी जाती हैं। ठीक है, 5 अंकों की आपको मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे गए थे 2018 में। उसके बाद 2019 में 4 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे गए थे। उसके बाद 2020 में भी 4 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां। उसके बाद 2021 में 4 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां, और 2023 में 5 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद वाक्य शुद्धि की बात करेंगे कि आपको वाक्य दे दिया जाता है, तो उसमें व्याकरण के अनुसार क्या त्रुटि है, उस त्रुटि को आपको दूर करना होता है। जो हम बोल सकते हैं, व्याकरण के आधार पर आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि जो आपको 2018 में पूछी गई थी, 5 नंबर की वाक्य पूछे गए थे, उनकी शुद्धि करनी थी आपको। और 2019 में सिर्फ 1 नंबर का जो वाक्य शुद्धि पूछी गई थी, परंतु ये नहीं कि वाक्य शुद्धि आगे आई नहीं है। वाक्य शुद्धि को उन्होंने खत्म करके फिर क्या किया कि शब्द शुद्धि के प्रश्न डाल दिए। ठीक है, तो उसके बाद 2020 में 1 नंबर की वाक्य शुद्धि, 2021 में भी 1 नंबर की, और 2023 में वाक्य शुद्धि से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। 2023 का पेपर जो पिछले पेपरों से थोड़ा अलग ही, उन्होंने अलग ही स्टाइल से डाला था। ठीक है, तो उसके बाद वाक्य अंश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको एक वाक्यांश दे दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द लिखना होता है। उदाहरण भी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, देखो, 5 नंबर की 2018 में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे। उसके बाद 2019 में 4 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द। 2020 में ये प्रश्न जो आया था 4 नंबर का आया था। 2021 में भी 4 नंबर का आया था और 2023 में 5 नंबर का आया था। तो आपको क्या करना है, वाक्य अंश के लिए एक शब्द, इस विषय को पढ़ना ही पढ़ना। देखो, जो विद्यार्थी कहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, परीक्षा में व्याकरण भाग में हम क्या क्या पढ़ें, तो यहां पर जितने विषयों को मैंने सम्मिलित किया है, तो उन विषयों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो सामान्य व्याकरण के और विषय होते हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, परंतु ज्यादातर जो सारे के सारे महत्वपूर्ण विषय जहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इनको तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेद की बात करेंगे, तो संधि विच्छेद में से कितने प्रश्न पूछे गए थे। देखें, संधि विच्छेद में से 4 प्रश्न, 4 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। 2019 में 4 अंकों का यह प्रश्न था। उसके बाद 2020 में भी 4 अंकों का यह प्रश्न था। 2021 में 4 अंकों का, और 2023 में ये 5 अंक। मतलब कि संधि विच्छेद भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय में से आपको 5 अंक। ठीक है, 2018 में 5 अंक का यह प्रश्न था। उसके बाद 2019 में 4 अंक का ये प्रश्न पूछा गया। 2020 में ये जो आपके पास 4 अंक का प्रश्न था,
और 2021 में 1 अंक का, ठीक है। उसके बाद 2023 में नहीं पूछा गया है उपसर्ग प्रत्यय, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि उपसर्ग प्रत्यय आपको नहीं पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय है, जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे शब्द शुद्धि, ठीक है। शब्द शुद्धि, आपको शब्द दे दिया जाता है, ठीक है। वर्तनी के अनुसार वो शब्द गलत होगा तो आपको उस शब्द को शुद्ध करके लिखना होता है, ठीक है। कोई भी त्रुटि हो सकती है, मात्रा की त्रुटि हो सकती है, अनुस्वार की त्रुटि हो सकती है, ठीक है, अनुनासिक की त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है उसमें, ठीक है। तो वो त्रुटि को शुद्ध करके हमें लिखना होता है शब्द में। तो देखो 2018 में 2 अंकों की ये शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 2019 में 4 अंक, और 2020 में 4 अंक थे, और 2021 में 4 अंक, और 2023 में शब्द शुद्धि से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द की बात करेंगे। विलोम शब्द 4 अंक के आपको 2019 में पूछे गए थे, 2018 में नहीं पूछे गए थे, ठीक है। और 2020 में 1 अंक का, 2021 में 4 अंक का, और 2023 में नहीं पूछा गया था आपको विलोम शब्द। उसके बाद आता है समास। समास जो विषय है, 2018 में इससे संबंधित कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, ठीक है। 2019 में 1 अंक का समास पूछा गया था। उसके बाद 2020 में 1 अंक का, 2021 में 1 अंक, और 2023 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। परंतु महत्वपूर्ण विषय समास, जरूर जरूर पढ़ लें इसको, ठीक है। पर्यायवाची की बात करेंगे तो 2018 में पर्यायवाची से संबंधित कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला। 2019 में 1 अंक का, 2020 में 1 अंक, 2021 में 1 अंक, और 2023 में 5 अंकों का आपको पर्यायवाची पूछे गए थे, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दों की बात करेंगे तो 2018 में तत्सम तद्भव शब्द नहीं पूछे गए थे। उसके बाद 2019 में 1 अंक का तत्सम तद्भव शब्द पूछा गया था, 2020 में 1 अंक, और 2021 में 1 अंक का प्रश्न आपको ये पूछा गया था, और 2023 में इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था तत्सम तद्भव शब्द में से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे शब्द युगम, ठीक है। शब्द युगम जिसको श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, जो शब्द सुनने में एक समान से लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में अंतर होता है और उनके अर्थ में भिन्नता होती है, ठीक है। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं या शब्द युगम बोल सकते हैं। 2018 में 2 अंकों का प्रश्न ये पूछा गया था, 2019 में 1 अंक का ये प्रश्न पूछा गया था, 2020 में 4 अंकों का, और 2021 में 4 अंक, 2023 में इससे संबंधित कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे काव्य रस। जो काव्य रस है इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें से पूछ लिया जाता है कि जो आपको रस हैं उसके स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो काव्य रस में से 2018 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2019 में 1 अंक का प्रश्न पूछा गया, 2020 में 1 अंक का प्रश्न पूछा गया, 2021 में 1 अंक का, और 2023 में नहीं पूछे गए, ठीक है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। मतलब आपको क्या करना होता है, जो शब्द दे दिए जाते हैं उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको 2018 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2019 में कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, 2020 में नहीं पूछा गया, 2021 में नहीं पूछा गया, परंतु 2023 में 5 अंकों का यह प्रश्न पूछा गया। सोचें कि विद्यार्थी अगर पिछले प्रश्न पत्र को देखते हुए चलते कि किसी भी ये जो प्रश्न है किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित, किसी भी वर्ष में सम्मिलित नहीं किया गया, परंतु उसको 2023 में सम्मिलित कर लिया गया और 5 नंबर का, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा 5 नंबर की डाल दी गई, ठीक है। तो हमें, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो विषय यहां पर मैंने सारे के सारे सम्मिलित किया है इन विषयों को हमने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाक्य परिवर्तन, ठीक है। वाक्य परिवर्तन मतलब मिश्र वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य बनाना, ठीक है। तो वाक्य परिवर्तन में से 2018 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2019 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2020 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2021 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, परंतु 2023 में 5 अंकों का यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो चीजें एक बार प्रश्न पत्र में पूछ ली गई है जरूर ही नहीं कि हर बार आए, और ये भी नहीं जरूरी कि जो पहले प्रश्न पत्रों में नहीं पूछी गई हैं कि वो आगे भी ना पूछी जाएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें
जो व्याकरण के सामान्य विषय हैं उन सबको पढ़ना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या पता कि अब वाक्य परिवर्तन इस बार पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन विषयों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, सभी विषयों को। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न आपको 2018 में 2 अंकों का प्रश्न देखने को मिला। 2019 में कोई नहीं, मतलब यहां से प्रश्न पूछा गया। 2020 में यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। 2021 में नहीं पूछा गया और 2023 में नहीं पूछा गया। सिर्फ अनेकार्थी शब्द आपको 2018 में पूछे गए हैं 2 अंकों के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हो सकता है कि इस बार पूछ लें। ठीक है, तो ये सारे का सारा विश्लेषण मैंने आपके समक्ष रख दिया है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि हमें कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। परंतु अगर मैं बोलूं मेरे अनुसार, तो ये जो सारे के सारे विषय आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जरूर पढ़ें। ठीक है, और इसमें अलंकार विषय को सम्मिलित कर लें। अलंकारों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में, तो बहुत ज्यादा आसार है कि अलंकार में से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अलंकार। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप इस लिस्ट में एक आपने अलंकार विषय को जरूर सम्मिलित कर लें, इसको भी पढ़ लें। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार कौन से होते हैं, सारे के सारे अलंकार जरूर पढ़ लें। उदाहरणें देख लें विभिन्न प्रकार की। ठीक है, तो मतलब आपको जैसे दे दिया, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारी की सारी उदाहरणें पढ़नी है और देखना है कि कौन सा अलंकार है उसमें। ठीक है, तो ये विश्लेषण था। आगे जो हमारे पास जो प्रश्न पत्र थे उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं, उन पर भी एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। एचपीएस मेंस 2018 में जो आपको मुहावरे और लुकोक्तियां पूछी गई थी 4 अंकों की, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आंख का काजल चुराना। ठीक है, ये मुहावरा आपको पूछा गया था, आंख का काजल चुराना। तो इसका अर्थ क्या होता है, चतुराई से असंभव कार्य कर दिखाना। अब देखो, आंख से काजल चुराना कैसा कार्य है, मतलब कि बिल्कुल जो चीज आपके नजदीक है उसको भी चुरा लेना, और ये साधारण व्यक्ति की बात तो हो नहीं सकती। मतलब जो व्यक्ति बहुत निपुण होना चाहिए अपने कार्य में, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का चोर होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही समझ के हमें अर्थ को भी लिखना होता है। ठीक है, तो चतुराई से असंभव कार्य को कर जाना, मतलब चतुराई से असंभव कार्य को, आंखों से काजल चुराना असंभव है। ठीक है, तो वो कार्य कर दिखाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेढ़ी खीर होना आपसे पूछा गया था। टेढ़ी खीर होने का अर्थ है कठिन कार्य करना। ठीक है, टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य करना। कि टेढ़ी खीर होना, बहुत बार हम ये मुहावरा प्रयोग करते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, मतलब कि जो चीज समझ में ना आए उसको भी टेढ़ी खीर बोला जा सकता है। और कठिन कार्य, जो कार्य बहुत कठिन हो उसको भी, जब हम कई बार कार्य करते हुए फंस जाते हैं, हमसे कार्य नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत टेढ़ी खीर है। मतलब कि जो चीज जल्दी से समझ में ना आए, तो कठिनाई होती है उस कार्य को करने में, तो उसको बोला जाता है टेढ़ी खीर होना। ठीक है, उसके बाद है तेल देखो तेल की धार देखो। ये भी बहुत बार मुहावरे को, इस लोकोक्ति को प्रयोग किया गया है। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ होता है किसी कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेल देखो, अब तेल की धार देखो। अब तेल की धार कैसे बनती है, मतलब परिणाम। ठीक है, तो परिणाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक कार्य और करना है कि ये जो सारे के सारे मुहावरे हैं इनको वाक्य में प्रयोग करने का भी अभ्यास जरूर करें। ठीक है, उसके बाद जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मतलब चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। 2 अर्थों में इस मुहावरे को प्रयोग किया जाता है। जूतियों में दाल बांटना मतलब कि किसी की चापलूसी करना। ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है तो हम बोलते हैं जूतियों में दाल बांटी जा रही है, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, मतलब कि कोई कठिन कार्य तुरंत नहीं होता। हथेली पर सरसों मतलब कि सरसों हथेली पर रखी है तो वहीं पर वो जम नहीं जाएगी। ठीक है, या फिर हरी नहीं हो जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं पर बोना पड़ेगा। जब उसको बोया जाएगा समय पाकर वो हरी होगी। तो मतलब कोई भी कार्य जो कठिन कार्य है वो आसानी से नहीं होता तुरंत। किसी कार्य को, कई होते हैं ना जो व्यक्ति बहुत ही उनकी उनकी जो हम बोल सकते हैं उनका स्वभाव होता है कि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कि ये काम भी कर लो, ये भी कर लो, फटाफट कर लो, इस कार्य को फटाफट कर दो। तो वो चीज
जो है गलत होती है। हर कार्य के लिए एक समय लगता है, तो वो समय तो उस कार्य को देना ही पड़ता है। अगर उस समय नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। इसलिए इस जो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एचपीएस मेंस 2019 में जो आपको मुहावरे लोकोक्तियां पूछी गई थी, जैसे अजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। अजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति है ये, ठीक है, और बहुत बार इस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। परंतु कई बार क्या होता है कि बहुत बार हम लोकोक्ति को सुनते हैं, परंतु जब परीक्षा में बैठते हैं उस समय हमें पता ही नहीं होता। लोकोक्ति तो हमने सुना है, परंतु उसका अर्थ जानने का कभी प्रयास नहीं किया, तो वो परीक्षा में पूछ ली गई और फिर अर्थ वहां पर हमें नहीं पता। तो कई बार बोला जाता है वाक्य में प्रयोग करें, कई बार सिर्फ अर्थ बताकर, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है अर्थ बताकर वाक्य में भी प्रयोग करें, ठीक है। तो आपको वाक्य भी बनाने हैं, और वाक्य बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें कि शब्दावली को, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना है, शुद्ध शब्दावली का प्रयोग करना है, अशुद्धियां ना करें, नहीं तो जो नंबर आपको मिलेंगे वो कट जाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसे, मतलब जो हम बोल सकते हैं बहुत हल्की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, मेरा दोस्त ये काम कर रहा था, परंतु मेरा दोस्त जो, ठीक है, ये कार्य कर रहा था, परंतु उसमें गुण कोई नहीं है, वो उस कार्य को अच्छे से कर नहीं सका, तो मैंने इस लोकोक्ति का प्रयोग किया, अज्जल गगरी छलकत जाए। तो ऐसे मुहावरे नहीं, ऐसे वाक्य नहीं बनाने हैं जो बहुत लंबे हों और जिनका अर्थ स्पष्ट ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, को प्रयास करें कि आपको जो वाक्य बनाना है, एक तो ज्यादा लंबा वाक्य नहीं बनाना है, ऊपर से जो वाक्य आप बनाएंगे अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे, शिक्षाप्रद वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो अजल गगरी छलका जाए, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, ठीक है। उसके बाद आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप क्या होता है, कपटी मित्र, ठीक है। आस्तीन का सांप किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो मित्र आपके साथ रहता है परंतु वो कपटी होता है, आपके साथ ही कपट करता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि आस्तीन का सांप। उसके बाद है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना, कूप का अर्थ होता है कुआं, तो कुएं का मेंढक होना, मंडूक बोला जाता है मेंढक को, ठीक है। तो कुएं का मेंढक होना मतलब कि इसका एक अर्थ और भी है, कूप मंडूक होना सीमित ज्ञान होना, उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है, सीमित ज्ञान होना, ठीक है। कि जिस व्यक्ति को सीमित ज्ञान होता है, मतलब उसको हर चीज का ज्ञान नहीं होता, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कूप मंडूक व्यक्ति है ये, ठीक है। मतलब कि उसको सिर्फ अपने विषय का ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो कूप मंडूक, कुएं का मेंढक होना, या फिर जो मैंने अभी बताया कि सीमित ज्ञान होना। उसके बाद क्या है, ढाक के तीन पात, ठीक है। ढाक के तीन पात, इसका अर्थ होता है हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहना, सदा एक जैसी स्थिति बनी रहना, या हमेशा एक जैसी परिस्थिति बनी रहना, ठीक है। तो ढाक के तीन पात, कि जब किसी व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको मुहावरे पूछे गए थे एचपीएस 2021 में, जैसे कि पहले लोकोक्ति थी, चंदन विष व्याप्यो नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है। कि मतलब चंदन विष, जो चंदन का पेड़ होता है उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप जो है लिपटे रहते हैं, फिर भी जो चंदन का वृक्ष है वो विषैला नहीं होता है। अर्थात इसको क्या कहा गया है कि अच्छे व्यक्ति का स्वभाव बुरी संगत से नहीं बिगड़ सकता, ठीक है। कहा जाता है, एक तो ये भी लोकोक्ति है कि जैसी संगत वैसी रंगत, की जिस प्रकार की संगति होती है वैसी रंगत होती है, परंतु यहाँ पर कहा गया है कि संगति का कोई प्रभाव नहीं। अगर व्यक्ति का अपना स्वभाव अच्छा है, प्रभावशाली स्वभाव है, तो उस पर कोई भी व्यक्ति दूसरा उसको प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। तो चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये प्रयोग किया जाता है किसी भी घटना के कारण की समाप्ति। मतलब कि देखो बांसुरी किससे बनती है, बांस से, तो ना रहेगा बांस, ठीक है, बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। तो बस वही चीज है कि किसी घटना के कारण की समाप्ति, कि वो घटना हो उससे पहले वो कारण ही समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद है आंख की पुतली होना, अर्थात परम प्रिय मित्र या परम प्रिय व्यक्ति, आंख की पुतली, जो आपका मित्र बहुत प्रिय है आपके लिए, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, या जो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है उसके लिए। आंख की पुतली, जो जैसे कि हमें अपनी आंख की पुतली बहुत ज्यादा प्यारी है, उसी प्रकार से जो मित्र, जो व्यक्ति आपके लिए प्यारा होगा, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद है गढ़ फतेह करना, अर्थात कठिन कार्य करना। गढ़ फतेह करना, कठिन कार्य करना, ठीक है। बोलते हैं ना गढ़ फतेह कर लिया, मतलब बहुत बड़ा कठिन कार्य कर लिया, बोला जग जीत के आया, ये जग जीत के आया है मतलब, ठीक है, कि कठिन कार्य करके आया। तो यहां पर भी इसका भी अर्थ है कठिन कार्य करना, मतलब गढ़ फतेह करना, ठीक है। उसके बाद देखो एचपीएस मीन्स 2018 में 5 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जो वाक्य शुद्धि में आपको बता रहा था, ठीक है। वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न था, क्या पूछा गया था, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। अब देखो इस वाक्य को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें व्याकरण से संबंधित त्रुटि देखने को मिलेगी। तुम कक्षा में नहीं आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। अब देखो इस वाक्य को जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कुछ ना कुछ गलती है, तो इसको क्या हम बना सकते हैं, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तुम कक्षा में आते हो तुम तो तुम्हारी पुस्तक, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। आप देखो इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बल्लेबाजी ने बल्लेबाज ने सुंदर कलाई का प्रयोग करते हुए चौका मारा, सुंदर कलाई का प्रयोग करते हुए, तो गलत है यहाँ पर। क्रम जो वाक्य जो यहाँ पर शब्द क्रम की गलती है, यहाँ पर क्या है, बल्लेबाज ने कलाई का सुंदर प्रयोग करते हुए चौका मारा, कलाई का सुंदर प्रयोग, सुंदर कलाई का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या आज फिल्म देखना संभव हो सकता है, क्या आज फिल्म देखना संभव हो सकता है। तो देखो अब इसमें क्या है, क्या आज फिल्म देखना संभव है, हो सकता है और संभव, ठीक है। पुनरुक्ति यहाँ पर मतलब कि जो हम बोलते हैं कि एक ही वाक्य एक ही, जैसे संभव ही वही अर्थ है और हो सकता है वो भी अर्थ वही है। या तो आज क्या आज फिल्म देखना हो सकता है तो गलत बन जाएगा, तो क्या आज फिल्म देखना संभव है तो बस ये सही है, ठीक है। मतलब जबकि जो हम बोल सकते हैं कि अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती वाक्य में, तब ये त्रुटि आती है, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे पूछा गया था पत्रो उत्तर शीघ्र दे आपका भवदीय मोहन, तो इसमें क्या गलती थी, कृपया पत्रो उत्तर शीघ्र दें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कृपया आप बोलेंगे, क्या यहाँ पत्र उत्तर शीघ्र दें, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये आदेश दे रहे हैं आप, और अपने से बड़े को आदेश नहीं दिया जाता है, तो वहां पर क्या करेंगे, कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दें, इस पत्र का उत्तर शीघ्र दें कृपया, ठीक है। तो ये है, इसलिए आपका भवदीय मोहन, तो इसमें ये त्रुटि थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे आपके पास है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इसमें क्या थे, जो आपके पास 2019 में 4 अंकों का यह प्रश्न पूछा गया था, देखो हस्ताक्षेप, तो अब इसमें हस्ताक्षेप जो लिखा गया था इसमें वर्तनी की त्रुटि है, क्या त्रुटि थी, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, ठीक है। उसके बाद श्रीमती, श्रीमती में क्या थी, श्रीमती में जो मात्रा जो यहाँ पर दीर्घ लगाई गई है, लघु मात्रा यहाँ पर प्रयोग होनी थी, ठीक है। उसके बाद संग्रहित, संग्रहित को कैसे लिखना है, संग्रहित वही कि यहाँ पर दीर्घ मात्रा है उसको लघु मात्रा आनी थी, ठीक है। अलौकिक, अलौकिक को क्या होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक जो इस लोक का ना हो तो अलौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा, ठीक है। कवित्री, यहां पर कवित्री लिखा गया है, कवित्री नहीं, यहां पर कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, कवियत्री, ठीक है, कवियत्री। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे श्रृंगार, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, वैसे तो ये भी गलत है, परंतु जो श्रृंगार लिखा जाता है वो ऐसे टाइप नहीं होता, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, श्रृंगार को लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे लिखना है श्रृंगार, इसमें ये नहीं आएगा, ये जो हम ये लगाते हैं ना, बहुत बार आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में यही मिलता है, दूसरा हमारे पास श जो है श नहीं मिलता, तो इसमें देखो री, ये भी र है और ये भी री है, तो ये गलत हो जाएगा, एक री का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखो, तो इसलिए इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये बनेगा श्रृंगार, ठीक है जी। उसके बाद है समसामयिक, समसामयिक में समसामयिक ऐसे लिखा जाता है, समसामयिक, ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ये देख लें एक बार, ऐसे ही आपको वहां पर शब्द दिए जाएंगे और उनकी त्रुटि आपको दूर करनी होगी। आगे आपसे
जो शुद्ध रूप में शब्द पूछे गए थे एचपीएस 2020 में 4 अंकों के, उनको देखते हैं। देखो तिरस्कार लिखा गया, तिरस्कार, तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। आशीर्वाद गलत लिखा गया है, आशीर्वाद लिखा जाता है इस प्रकार से, आशीर्वाद। और कई विद्यार्थी एक और गलती करते हैं, यहां पर बता दूं, देखो ऐसे भी लिखते हैं आशीर्वाद, ठीक है। तो ऐसे आशीर्वाद नहीं लिखना है, ये गलत है। आशीर्वाद जो आएगा, र जो आएगा यहां पर आएगा, यहां पर र नहीं आएगा, ठीक है। तो आशीर्वाद हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कुमुद, यहां पर लिखा गया कुमुदनी, 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 ठीक है। कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी, ये लिखा गया कुमुदनी, और यह है कुमुदिनी, ठीक है। उसके बाद आकस्मिक, आकस्मिक कैसे लिखा जाता है, आकस्मिक, ठीक है, ऐसे आकस्मिक, और आकस्मिक नहीं होता। उसके बाद निस्वार्थ, ठीक है, निस्वार्थ लिखा जाता है, निस्वार्थ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, विसर्ग लगेगा इसमें। उसके बाद तिलांजलि, तिलांजलि देखो ऐसे लिखा जाएगा, तिलांजलि। उसके बाद इच्छिक, ठीक है, इच्छिक को ऐच्छिक लिखा जाएगा। और महात्म्य, और महात्म्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तनी शुद्धि कैसे हम अभ्यास करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लेखन कार्य करेंगे, जब आप अपने लेखन का अभ्यास करते हैं, निबंध लिखिए, ठीक है, व्याख्याएं लिखिए। जब आप निबंध व्याख्याएं लिखेंगे तब उस समय शब्दों का प्रयोग करें जो आपकी वर्तनी, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। साधारण ये नहीं कि, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको तत्सम शब्दों का प्रयोग करना है, तद्भव शब्दों का प्रयोग कम करें, ठीक है। तो तत्सम शब्द, ठीक है, अब जैसे हम बोलें कि आशीर्वाद, ठीक है, या फिर तिरस्कार, ऐसे शब्दों का, ये सारे के सारे तत्सम शब्द, इनको प्रयोग करेंगे जब, तो आपकी भाषा प्रभावशाली होती है, ठीक है। और जब ऐसे शब्दों को लिखेंगे तो आपको क्या है, अब श्रृंगार, श्रृंगार को सजावट लिख दो, कि सजावट की है उसने, ठीक है, उसने अच्छे से सजावट की, तो श्रृंगार लिखेंगे, श्रृंगार करना, ठीक है, महिला ने अच्छे से श्रृंगार किया था। और महिला ने, जब आप लिखेंगे, कई लिख देते हैं महिला ने गहनों से अपने अपने आप को अच्छे से सजाया हुआ था, तो सजाया की जगह श्रृंगार लिखेंगे तो आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वर्तनी भी साथ साथ शुद्ध होती रहेगी, क्योंकि जहां पर आपको लग रहा है कि कोई वर्तनी गलत है तो उस वर्तनी को शुद्ध करके भी साथ में लिखें, ठीक है। उसके बाद आपको एचएस मेंस में 2018 में 5 अंक के जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे। कैसे, जैसे किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, उसको क्या कहा जाता है, राजस्व विभाग, ठीक है। उसके बाद किसी संस्थान या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है रजत जयंती, जिसको आप सिल्वर जुबली बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो रजत जयंती बोला जाता है। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसको बोला जाता है भू भूगर्भ वेता। देखो अब यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रजत जयंती होती है, तो कई वहां पर लिख देंगे, वो हिंदी में ही लिखाएंगे सिल्वर जुबली, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो तो उसको बोला जाता है तस्कर, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अगाध, जिसकी गहराई का हमें पता ना लगे उसको बोला जाता है अगाध। 2019 में आपको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे गए थे, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, जो इंद्रिय द्वारा ना जाना जा सके, अतीन्द्रिय बोला जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है अतीन्द्रिय, ठीक है। किसी प्रस्ताव पर समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको भी पूछा जाता है। आगे का विचार ना कर सकने वाला, अग्र सोची उसको बोला जाता है, अग्र सोची, विचार ना कर सकने वाला। उसके बाद आगे चलेंगे, एचएस मेंस 2021 में आपसे प्रश्न पूछे गए थे 4 अंकों के, जो देखने योग्य हो उसको बोला जाता है दर्शनीय। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर है जो आगे का विचार ना, नहीं, जो आगे का विचार आगे का विचार कर सकने वाला उसको बोला जाता है अग्रसोची, आगे की सोचने वाला, ठीक है। तो जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो व्यतीत हो गया हो उसको बोला जाता है अतीत, जो बीत गया हो। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, ठीक है। ये भी सारे के सारे महत्वपूर्ण है। अतीत ये हो गया, आगामी हो गया, ठीक है, और दर्शनीय, ठीक है,
महत्वपूर्ण है सारे के सारे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एचएस मींस 2018 में 5 अंकों के आपको जो उपसर्ग प्रत्यय पूछे गए थे, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पूछे गए थे, जैसे व्यभिचार। व्यभिचार में उपसर्ग आपको ढूंढना था, तो इसमें उपसर्ग क्या है, वी। कैसे बना ये शब्द, वी अभिचार, ठीक है, यह मूल शब्द, अभि और चार ये प्रत्यय है। इसमें आपको सिर्फ उपसर्ग पूछा गया था, जिसमें उपसर्ग पूछा गया था उसमें उपसर्ग बताना है, जिसमें प्रत्यय पूछा गया था उसमें प्रत्यय बताना है। परंतु यहाँ पर उपसर्ग भी बता रहा हूँ आपको, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, और ये चार जो पीछे है जो उसको हम बोलेंगे प्रत्यय है, ठीक है। अप्रत्याशित में पूछा गया था उपसर्ग, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्याश प्रत्याशा मूल शब्द है, और इत जो है प्रत्यय है, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण कैसे बना है, अन इसमें उपसर्ग है, अन्वेषण, तो वेषण इसमें क्या हो गया, मूल शब्द हो गया अन्वेषण, ठीक है। पदोन्ति, पदोन्ति में क्या इसका कैसे बनेगा, अच्छा पदोन्ति नहीं, यह प्रोन्नति, ठीक है, प्रोन्नति, प्र उन्नति, ठीक है, प्र उन्नति इसको बोला जाएगा, प्रोन्नति से बना है। निरीक्षक, निरीक्षण, निरीक्षण कैसे बना है, निहि विसर्ग संधि, संधि अगर पूछी जाए तो विसर्ग संधि है, ठीक है। तो निरीक्षण कैसे बना है, नि इसमें उपसर्ग है, ठीक है। और रक्षण इसका क्या हो गया, इसमें जो नी और रक्षण से बना है, निरक्षण, ठीक है। उसके बाद एचएस मींस 2019 में आपसे 4 अंकों के जो दो दो शब्द उपसर्ग प्रत्यय पूछे गए थे, कौन कौन से थे, देखो। उद, उद से आपको शब्द बनाने थे, उद से देखो, उद्घोष हो सकता है, ठीक है, उद्घोष, उद्दार, ठीक है, उद्घोष भी बन सकता है, ठीक है, उद्दार भी बन सकता है। उसके बाद सत, सत से है सतचरित्र और सत्कर्म, ठीक है, सतचरित्र और सत्कर्म, ये हमारे उपसर्ग, एक एक आपके यहाँ पर दो दो उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए थे, ठीक है। प्रत्यय क्या क्या पूछा गया था, अक, ठीक है, अक से आपको शब्द बनाना था, विचारक और धावक, ठीक है, इसमें अक प्रत्यय लगा है। ईत, ईत में खैरियत और काबिलियत, ईत इसमें जो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें जब पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपने आप ये पता लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय जो आपसे पूछे गए थे, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, अलंकार में अलमकार है, ठीक है, अलमकार है। उसके बाद अध्यापक में अधि, ठीक है, अधि इसमें उपसर्ग है। दुर्लभ में दुर, ठीक है, दुर उपसर्ग है। प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है। और प्रत्यय मानसिक, मानसिक में क्या प्रत्यय है, इक, ठीक है। उसके बाद भिड़ंत में क्या है, भिड़ अंत, तो भिड़ अंत, तो अंत क्या है, इसमें प्रत्यय है। गवैया, गवैया का अर्थ व्या, गवैया, ठीक है। उसके बाद बैठक में अक प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद 2018 में एचएस में आपको 2 अंकों के जो शब्द युगम पूछे गए थे, आप देखो, ये नहीं कि 2 ही शब्द युगम पूछे गए थे, यहाँ पर शब्द युगम देखें, 1 2 3 4 शब्द युगम पूछे गए थे, और 2 अंकों के, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कृति और कृति, हाँ एक बार निर्देश भी पढ़ने क्या थे, मिलते जुलते दिखने वाले निम्नलिखित शब्द युग्मों के भिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। नोट, केवल एक शब्द का अर्थ लिखने पर अंक नहीं मिलेगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अब देखो यहां पर लिखा गया है कृति, ठीक है, और कृति, तो वो क्या करेंगे, जिस कृति का मतलब पता है उसको लिख देंगे, उसको छोड़ देंगे, अगले वाले का एक लिख देंगे, तो बोलेंगे, बोल रहे हैं पूरे का पूरा अंक नहीं मिलेगा, दोनों का अर्थ लिखना होगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों का अर्थ लिखना है आपने। और कृति और कृति में क्या अंतर है, देखो इस कृति का अर्थ होता है, ये जो कृति, इस कृति को बोला जाता है कार्य, ठीक है। जैसे कोई रचना करता है, कोई कृति कहते हैं ना, ये उसकी कृति है, उसका कार्य है। रचना जो जो लेखक कवि रचनाएं करते हैं उनको भी कृति बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कृति है इसका अर्थ हो गया रचनाकार, मतलब कृति को करने वाला, वो क्या हो गया, कृति, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है निमित्त, मैं इस निमित्त आया हूं, निमित्त का अर्थ है हेतु, और निमित्त का अर्थ है झुका हुआ। कई बार क्या बोलते हैं कि निमित्त का अर्थ बताते हुए वाक्य में भी प्रयोग करें, ठीक है, किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा। उसके बाद संकर और शंकर में अंतर बताना है।
संकर और शंकर में शंकर का अर्थ होता है मिश्रित, ठीक है, यहाँ पर मिश्रित ऐसे गलत हो गया, मिश्रित, और उस शंकर का अर्थ हो गया शिव, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है पानी, द्रव्य जो होता है पानी, और द्रव्य, द्रव्य जो होता है रतन होता है, द्रव्य अगर आप वो लगा देंगे तो अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, द्रव्य होता है रतन, और द्रव हो गया पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वहां पर वो ये वाली द्रव्य होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे 2020 में आपको जो शब्द युगम दिए गए थे 4 अंकों के थे, यहाँ पर देखें अक्ष और अक्षी को बताना था। तो अक्ष का अर्थ होता है धुरी, अक्ष पढ़ा होगा आपने, जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि धरती जो अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो अक्षी का अर्थ होता है आंख। निर्माण का अर्थ होता है रचना, और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, निर्वाण प्राप्त, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण, ठीक है, निर्वाणा प्राप्ति सुना होगा आपने। तो निर्वाण होता है मोक्ष, और निर्माण होता है किसी चीज का रचना करना। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर, और अविराम मतलब लगातार बिना विराम किए कार्य करना। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो कंजूस होता है उसको कृपण बोला जाता है, कृपाण बोला जाता है तलवार को, ठीक है। उसके बाद HS 2021 में आपको जो पूछा गया था प्रश्न 4 अंकों का, समान दिखने वाले शब्द अयश और अयस। आयश होता है अपकीर्ति, जब यश ना हो तो हो गया अपकीर्ति, ठीक है। तो इसका हो गया अपकीर्ति, और अयस का हो गया लोहा, ठीक है। उसके बाद अनल, बहुत बार ये पूछा जाता है अनल वाला, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा, ठीक है। उसके बाद कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, कंटक का अर्थ होता है कांटा। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मतलब बहुत बार, और जो परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षा होती है उनकी बात कर रहा हूं, ये बहुत बार पूछा जाता है। परश मतलब परुष, और एक है पुरुष। परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है मर्द। बोलते हैं ना कि भगवान परशुराम, ठीक है, भगवान परुष, ठीक है, परशुराम मतलब परशुराम। तो परुष कौन से थे? कठोर, मतलब वो क्या थे? कठोर थे, उनका व्यवहार कैसा था? कठोर। तो परशुराम बोला जाता था उनको, परशुराम, ठीक है। उसके बाद HS मीन्स 2018 में 2 अंकों का आपको प्रश्न पूछा गया था, अनेक अर्थ शब्दों के लिए 2-2 अर्थ लिखें। कौन कौन से शब्द थे? अंबर, अंबर किसे बोला जाता है? बादल को अंबर बोला जाता है, वस्त्र को अंबर बोला जाता है, कपास को अंबर बोला जाता है, ठीक है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, वर्ण का अर्थ होता है रूप, वर्ण का अर्थ होता है जाति, वर्ण का अर्थ होता है चातुर, चातुवर्ण, मतलब जो 4 वर्ण हुए हैं, ठीक है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है। उसके बाद गुण, गुण का होता है कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, लाभ और विशेषता, ठीक है। उसके बाद आ गया दंड, दंड किसे बोला जाता है? सजा को। दंडा, उसको भी दंड बोला जाता है। आक्रमण को दंड बोला जाता है, किसी का दमन करना, दंड। एक व्यायाम, दंड बोला जाना, दंडात्मक, ठीक है, या बोला जाता ना दंडवत कीजिए, दंडवत मतलब लेट कर। तो प्राणायाम भी है वो एक कसरत भी, जिसको वो व्यायाम भी है, ठीक है, दंडवत होना, लेट जाना, ठीक है। तो इसलिए उसको व्यायाम भी बोला जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखें, यथा निर्देश उत्तर दें, ठीक है। यथा निर्देश उत्तर दें ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। वह घर गया और काम पर लग गया, इसको सरल वाक्य में बनाएं। तो सरल वाक्य क्या है? वह घर जाकर काम में लग गया, सरल वाक्य बन गया। वह घर में गया, जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बस वही है सरल वाक्य, ठीक है। मिश्रित, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है, वही है। तो सरल वाक्य इसको कैसे बनाना था? वह घर गया और काम में लग गया, तो वह घर जाकर काम में लग गया, ठीक है। तो ये हो गया सरल वाक्य। शुष्क, शुष्क का विलोम शब्द लिखें। शुष्क का होता है आर्द्र, ठीक है। शुष्क, शुष्क का हो गया आर्द्र। घी का तत्सम रूप हो गया घृत, ठीक है। घी का तत्सम, तत्सम, तद्भव। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और तद्भव मैं अभी बोल रहा था ना कि तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें। अगर आप घी लिख रहे हैं, घी की जगह लिखें घृत, ठीक है। घृत खाने से सेहत अच्छी बनती है। तो घी, जब घृत लिखेंगे तो
थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर आपको एक क्या कि एक और विषय आप जो हमने व्याकरण जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो पहले वहाँ पर स्वर व्यंजन के बारे में बताया जाता है। स्वर व्यंजन के साथ वहाँ पर आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर वो पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद घोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वो भी सारा पढ़ लें। ठीक है, फिर जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण स्थान हमें पढ़ने हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान में से प्रश्न पूछा गया ओष्ठ का। ठीक है, ऐसे पूछा गया है वो। ठीक है, तो मिश्रित में से पूछा जा सकता है, तो ऐसे हमें ये वाला भी पढ़ लेना है। उसके बाद है पथभ्रष्ट और पंचवटी में कौन सा समास है? समास में से प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में है पथ भ्रष्ट, क्योंकि पथ भ्रष्ट मतलब क्या है? इसमें पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट, तो वो क्या हो गया? पथ भ्रष्ट। तो से का यहाँ पर जो से का कारक चिन्ह लोप हो रहा है, इसका लोप हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, और पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पंचवटी में बहुब्रीहि समास भी आता है। एक चीज कि पंचवटी में बहुब्रीहि समास भी आता है और पंचवटी में द्विगु समास भी आता है, इसको याद रखें, क्योंकि पंच में क्या है? 5 वटों का समाहार, 5 वट वृक्ष हो जहां पर, तो 5 यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास द्विगु समास भी आता है, क्योंकि संख्यावाचक है यहाँ पर 5, तो द्विगु समास भी बनता है। और कहीं एक बार पंचवटी को उन्होंने बहुब्रीहि समास भी बताया गया था। पंचवटी मतलब 5 वटों से घिरा हुआ स्थान। कौन सा स्थान? जहां जहां पर माता सीता रुके थे, मतलब राम लक्ष्मण सीता रुके थे, पंचवटी, उसको उन्होंने लिया था। तो बहुब्रीहि भी है और वो भी है। ठीक है, दोनों तरह के समास आते हैं यहाँ पर। आगे है पक्षी और अन्वेषण शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पक्षी और अन्वेषण के दो दो पर्यायवाची हमें लिखने थे। पक्षी को परिंदा बोला जाता है। ठीक है, पखेरु, विहग, गगनचर, नभचर बोला जाता है। गगन में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला, विहग भी बोला जाता है, परिंदा बोला जाता है। ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, जांच, अनुसंधान, शोध। ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए। तो पर्यायवाचियों को भी पढ़ना है। आप देखो कि मतलब कहीं ना कहीं से प्रश्न जो आपको लगभग हर जगह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य व्याकरण के जितने विषय हैं, कोई भी व्याकरण की बुक ले, ठीक है, या फिर अभी हमारे इंस्टीट्यूट की बुक है, उसमें भी आपको ये सारे के सारे विषय मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे विषय आपको मिलेंगे। उसके बाद दूध और आंख। ठीक है, दूध और आंख तत्सम रूप, दूध और आंख इनका हमें तत्सम बनाना था। ठीक है, दूध का होता है दुग्ध और आंख का होता है अक्षी। ये जो सारे के सारे ये जो क्या है? ये तद्भव शब्द है, दूध और आंख। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या हो गया? दुग्ध और अक्षी। कर्म, देखो यहां पर क्या है? कर्म और ये है क्रम। ठीक है, तो कर्म और क्रम में हमें इनका अलग बताना। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है लगातार। उसके बाद विभत्स और श्रृंगार रसों का स्थायी भाव बताएं। विभत्स का स्थायी रस होता है जुगुप्सा और श्रृंगार का स्थायी रस होता है रति। ठीक है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, वाक्य को शुद्ध करके लिखे। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को गलत है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखो अन्न जल और कपीश्वर में कौन सा समास है? अन्न जल, इसमें है द्वंद्व समास। अन्न और जल द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व जिसको बोलेंगे द्वंद्व। और कपीश्वर में बहुब्रीहि समास हो गया। कपीश्वर, कपियों में जो श्रेष्ठ हो, कपियों में श्रेष्ठ। ठीक है, वानरों में श्रेष्ठ कौन था? हनुमान जी। तो कपीश्वर जो वानरों में श्रेष्ठ, हनुमान जी के लिए कपीश्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। वाक्य को शुद्ध रूप लिखें। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थे, तो गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी, कवि नहीं, कवि नहीं है वो, कवित्री हैं। ठीक है, श्रृंगार और अद्भुत रसों का स्थायी भाव लिखें। श्रृंगार का अद्भुत रस है रति और अद्भुत का आश्चर्य। ठीक है, यमुना और वरदान शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। यमुना और वरदान, इसमें क्या है? कालिंदी। यमुना को कालिंदी बोला जाता है, सूर्यजा बोला जाता है, यमुना जमुना बोला जाता है और रवि सुता। ठीक है, यमुना के पर्यायवाची वरदान, आशीर्वाद और लाभ।
ठीक है। उसके बाद भाववाचक संज्ञाएं, एचपीएस 2023 में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आया था। राजा का भाववाच्य राज्य। अब देखो राजा को तो देख सकते हैं हम, परंतु राज्य, उसका राज्य देख नहीं सकते ना। राज्य क्या है, क्या चीज है राज्य? राज्य को हम व्यक्त नहीं कर सकते, राज्य क्या है, मतलब भाव है राज्य। ठीक है। बहना, बहना का बहाव। ठीक है, नदी बह रही है, बहना तो उसका देखते हैं, परंतु उसका बहाव, बहाव क्या चीज है, वो भाववाचक है। चतुर का चातुर्य। ठीक है, या चतुराई भी बन सकता है। नेता का नेतृत्व, स्वस्थ का स्वास्थ्य, उतरना का उतराई। ठीक है, अकुलाना का अकुलाई, उचित का औचित्य, बड़ा का बड़प्पन, मर्द का मर्दानगी। ये सारे के सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये आपको पूछी गई थी एचएस में। ठीक है, 2023 में। उसके बाद देखो आपको एक प्रश्न पूछा गया था 5 अंकों का, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ें। पहले आपको ये शब्द पढ़ने थे, फिर उन्होंने बोला था कि ऊपर दी गए शब्दों में से उपयुक्त शब्दों का चुनाव करके निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखें। आपको जैसे मेहमान यहाँ पर दे दिया गया था, वृक्ष, सावधान, अंग, क्षमता, इनके पर्यायवाची आपको इसमें से ढूंढने थे। आसान था, परंतु पर्यायवाची आने भी तो चाहिए, आसान तो था। अब मेहमान का इसमें से आपको ढूंढना था, मेहमान का कहाँ है पर्यायवाची मिल रहा है। ठीक है, मेहमान का देखो, मेहमान को क्या बोलते हैं, पाहुन बोलते हैं। ठीक है, और अभ्यागत, देखो ये पर्यायवाची दो हैं मेहमान के, तो वो वहां पर लिख देने हैं। वृक्ष, वृक्ष को क्या बोलते हैं, दरखत, ये देखो दरख्त बोलते हैं। और विटप क्या होता है, वृक्ष होता है विटप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आप लिख सकते हैं वृक्ष को। ठीक है, ऐसे ही सावधान का होता है सतर्क और दुरस्त, अंग का होता है भाग, काया, क्षमता का अर्थ होता है सामर्थ्य और शक्ति। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पर्यायवाची ऐसे आपको दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेद पूछा गया था। संधि विच्छेद में क्या था, सन्मति का संधि विच्छेद बताएं। सन्मति का संधि विच्छेद होता है सतमति। ठीक है, सन्मति का सतमति। भावुक का संधि विच्छेद भो धन उक, भावुक। मतैक का संधि विच्छेद मत धन ऐक्य। ठीक है, दुस्साहस, दुस्साहस का दुस्साहस, क्योंकि विसर्ग संधि है। तल्लीन का तत्लीन। ठीक है, तल्लीन का तत्लीन। मनोयोग का मनः योग। अनुच्छेद का अनुच्छेद। अन्वेषण का अनुएषण। नीरस का नीरस। यथेष्ट का यथा इष्ट। ये सारे के सारे संधि विच्छेद हैं। ठीक है, उसके बाद देखो निम्नलिखित एक एक शब्द लिखें। ठीक है, आपको वाक्य दे दिया गया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या था, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको बोला जाता है अतिशोक्ति। ठीक है, जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। ठीक है, स्थापित होता है एक जगह पर स्थापित कर देना, और विस्थापित अलग कर देना। ठीक है, उसके बाद है किसी बात को जानने की इच्छा या जिज्ञासा, उसको बोला जाता है जिज्ञासु। ठीक है, किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, और किसी बात को जानने की इच्छा वाला तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। तर्क के आधार पर सही सिद्ध होने वाला तर्क संगत। ठीक है, उसके बाद कम खर्चे में काम लेने वाला मित व्ययी, उसको बोलते हैं मित व्ययी, जो कम खर्चे में काम चलाता है अपना। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था हमारा एचपीएस के जो पिछले 5 वर्षों के पेपर, वो मैंने आपको भी बता दिए कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या क्या उत्तर थे। अब आपको ये पूर्ण रूप से अनुमान हो गया होगा किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार का प्रश्न आपसे आगे पूछा जा सकता है, कौन से विषय में से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, और किन किन विषयों को हमें पढ़कर पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब पूर्ण रूप से आपको, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई शंका रह गई होगी। शंका होगी तो फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, उसका मैं उत्तर आपको दूंगा। ठीक है, तो आपने अपनी एचपीएस की तैयारी इस प्रकार से करनी है, जो आगे आपका एचपीएस होने वाला है, तो इसलिए हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि और भी आपके जैसे जो विद्यार्थी हैं, जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो
लाभदायक सिद्ध हो उनके लिए भी, उनका भी कुछ भला हो जाए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है जी? तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक अपनी परीक्षा तैयारी अच्छे से कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।